आप देख रहे हैं संसद टीवी का खास कार्यक्रम बदलाव के नायक। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। आज के इस खास एपिसोड में आप 3 जगह जाने वाले हैं और सबसे पहले तो आपको मैं लेकर के जाऊंगी गोवा। और मुझे लगता है कि पहली बार आप गोवा और अध्यात्म का एक अलग मिलन आज की इस खास स्टोरी में देख पाएंगे। उसके बाद आप एक ऐसी महिला से मिलेंगे जिन्होंने स्वच्छता मिशन के पूरे आयाम को बदल कर रख दिया, और एक ऐसे व्यक्ति हमारे देश में हैं जिन्होंने 1 सदी पुरानी कला को बचाने का काम किया है, लेकिन उन्हें असल पहचान अब जाकर मिली है। तो चलिए आज के इस कड़ी की शुरुआत करते हैं। गोवा के रहने वाले सद्गुरु ब्रह्मेशानंद स्वामी, जिनकी पूरी जिंदगी उस उम्र में बदल चुकी थी जिस उम्र में लोगों को अपने आने का मकसद तक पता नहीं होता। माता पिता पूरा ध्यान रखते हैं, परिवार बिल्कुल साथ साथ चलता है, लेकिन सद्गुरु ब्रह्मेशानंद के साथ ऐसा नहीं हुआ। एक वक्त आया जब माता पिता का भी साथ छूटा और पूरा परिवार भी उनके साथ नहीं था, लेकिन उन्हें पता था कि उनके जीवन का मकसद कुछ और है। अपने योगदान के बदौलत स्वामी ब्रह्मेशानंद गोवा को एक नई पहचान दे रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सैर सपाटा, मनोरंजन, उन्मुक्त माहौल, चर्च, खूबसूरत बीच। गोवा नाम लेते ही कुछ ऐसी तस्वीर उभरती है। ये सब आज सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि गोवा का अपना एक भव्य सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास भी रहा है। एक व्यक्ति है जो गोवा की पारंपरिक पहचान को बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं और बहुत हद तक उसमें कामयाबी भी मिल रही है। ब्रह्मेशानंद स्वामी जी गोवा की पहचान बदलने के लिए निरंतर जुटे हुए हैं। गोवा के लोग इतने प्यारे लोग हैं, आतिथ्यम शिव पूजनम की भूमिका रखने वाले गोवा के लोग हैं। मैं आप सब लोगों को बताऊं, गोवा है गौ माता की भूमि है। गोवा गौ ये एग्जिस्टेंस है हमारा, वो अस्तित्व है हमारा, और इसी की ये भूमि है, तो गौ क्षमाशील होती है। वैसे ही गोवा के प्रांत के लोग आप लोगों को दिखाई देंगे। ये भगवान परशुराम की भूमि है, ये भगवान शिव जी की भूमि है। यहाँ के समुद्र तट मौज मजा का स्थान आज जरूर आप देख रहे हैं, लेकिन ये मूल स्वरूप में तपस्या के स्थान थे, और इसी की ओर हम लोगों को आकृष्ट कर रहे हैं स्पिरिचुअल टूरिज्म के माध्यम से। या हमारे देश में जो योग निर्माण हुआ उससे दुनिया प्रभावित है। दुनिया के सारे लोग आगे आकर गोवा में हम एजुकेशन का हब बनाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल टूरिज्म हम लोगों को देना चाहते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में उन्हें उनके इसी तरह के सामाजिक भागीरथी प्रयासों की वजह से पद्म पुरस्कार से अलंकृत किया है। ब्रह्मेशानंद स्वामी का जन्म उत्तरी गोवा के सिरसैम में हुआ था। वह बचपन से ही ध्यान और आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित थे। दत्त पद्मनाभ संप्रदाय के तत्कालीन प्रमुख ब्रह्मानंदाचार्य स्वामी ने उन्हें अपने शरण में लिया था। 21 साल की उम्र में ब्रह्मानंद स्वामी को ब्रह्मानंद आचार्य स्वामी के उत्तराधिकारी के लिए पद्मनाभ शिष्य संप्रदाय का 5वां पीठाधीश नियुक्त किया गया था। ब्रह्मेशानंद स्वामी ने साल 2002 में संप्रदाय की बागडोर संभाली। तपोभूमि प्रतीक है उस क्रांति का जो गोवा की सांस्कृतिक पहचान के तौर पर उभरी है। 7 साल की उम्र में स्वामी जी हारमोनियम बजाने और भगवत गीता पढ़ने का हुनर रखते थे। आगे चल के वे ध्यान, साधना और तपस्या के जीवन की आकांक्षा करने लगे, जिसके लिए उन्होंने अपने घर को त्याग दिया और एक तपस्वी का जीवन अपना लिया। हमारे पीठ के अनेक शिक्षक हैं, जो शिक्षक गांव स्तर पर जाकर वो शिक्षा प्रदान करते हैं। हमें आदर्श जो हमारा खड़ा करना है, आगे आने वाला समाज जो है वो हमें सुसंस्कृत यदि चाहिए, तो सुसंस्कृत समाज संस्कृत भाषा में जो संस्कृति दृढ़ है
उसको पढ़ने से होगी। यहाँ आप देख सकते हैं गोवा में पहला संस्कृत महाविद्यालय, यहाँ गोवा में सद्गुरु ब्रह्मानंदाचार्य स्वामी महाविद्यालय खड़ा है। संस्कृत भाषा के लिए हमारे 40 सेंटर्स आप देख सकते हैं, जहाँ हमारे संस्कृत भाषा में हर साल 1000 विद्यार्थी जो हैं वो सरल संस्कृत भाषा की जो परीक्षाएं होती है संस्कृत की वो देते हैं। और आज भारत सरकार हो या गोवा का सरकार हो, इस काम के लिए बड़ा हमें उनका सपोर्ट मिल रहा है। ब्रह्मेशानंद स्वामी ने सामाजिक उत्थान के लिए अपने स्तर पर अनेक काम किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो उन्होंने गोवा में वैदिक शिक्षा और संस्कृति की उन्नति के गुरुकुल, संस्कृत महाविद्यालय, वैदिक स्कूल जैसे कई संस्थाओं की स्थापना की है। इनका संस्कृत पाठशाला की स्थापना का उद्देश्य घर घर संस्कृत को पहुंचाना है। महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वावलंबन को लेकर अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की है। उन्हें अपने धार्मिक अनुष्ठानों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने पीठ को एक ऐसा स्थान बनाया जहां प्रत्येक साधक बिना भेदभाव के आकर शिक्षा ग्रहण कर सकता है। वर्तमान में स्वामी जी पूरे विश्व में काम कर रहे 22 संगठनों के प्रमुख हैं। समाज में अनेकों अनेक उपक्रम हमारे पीठ की ओर से जा रहे हैं। श्री दत्त पद्मनाभ पीठ सालों से ये काम कर रहा है और इस पीठ को इसीलिए गौरव है, इसी के लिए लोगों के मन में जगह है, क्योंकि ये पीठ सामान्य से सामान्य लोगों के लिए काम करता है। चाहे वो संस्कृत भाषा का ज्ञान लोगों को देने का काम हो, या हमारे जो लोग हैं जिनको अल्कोहलिज्म यानी व्यसन मुक्ति का काम हो, वेदों की पाठशाला को संभाल कर रखना, रक्षण का काम हो, या समाज में जाकर अनेकों अनेक जो लोग परेशान हैं उनको हम आधार दे दे, भावनिक आधार दे दे, ये बड़ा काम जो है ये पीठ कर रहा है। और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ महिलाएं भी पौरोहित्य करती हैं। समाज में एक दूसरे से संबंध अच्छे बनाने के लिए, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, हम यहाँ गोवा में हमने कभी नहीं ये झगड़ा देखा। हमने देखा तो सलोखा देखा। तो धार्मिक सलोखा भी यहाँ ये पीठ जो है वो संभालने का काम कर रहे हैं। ब्रह्मेशानंद स्वामी जी के आश्रम तपोभूमि में हर रोज लगभग 500 लोगों को अन्नदान दिया जाता है और गौ संरक्षण के लिए स्वामी जी की प्रतिबद्धता देखते ही बनती है। गोवा के तटों पर अब सिर्फ मौज मस्ती ही नहीं बल्कि धार्मिक आयोजन, योग आदि भी आपको सहज देखने को मिल जाएगा। ब्रह्मेशानंद स्वामी कई अंतर्राष्ट्रीय सभाओं के मुख्य वक्ता रह चुके हैं और योग को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने में जुटे हुए हैं। शांति और अध्यात्म का संदेश जन जन में पहुंचाने के उद्देश्य से पिछले 2 दशकों से दुनिया भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजन करते रहे हैं। अपने हजारों लाखों युवा अनुयायियों के लिए ब्रह्मेशानंद स्वामी श्रद्धा में डूबे हुए एक प्रतीक है। सद्गुरु ब्रह्मेशानंद जैसे लोग समाज को एक नई शक्ति, नई ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं। हालांकि ऐसे लोग विरले ही होते हैं, लेकिन आप जब तक हिम्मत नहीं करेंगे तो कैसे अपने साथ एक पीढ़ी को लेकर चल पाएंगे। अगर गौतम बुद्ध भी यही सोचते तो शायद आज हम उन्हें सिद्धार्थ के नाम से जानते या फिर ये नाम कहीं गुम हो जाता। लेकिन आज देखिए, देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है कि गौतम बुद्ध कौन है, क्योंकि उन्होंने वो हिम्मत दिखाई जो शायद हर किसी के वश में नहीं था। और चलिए अब मिलवाते हैं आपको उस महिला से जिनके प्रयास को मैं अनोखा नहीं बल्कि अद्भुत कहूँगी। एक छोटे से गांव में एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश उन्होंने की। हर घर में वो गई, उन्होंने समझाया कि स्वच्छता का असल मतलब क्या होता है। देखिए कापे जिले से हमारी ये खास रिपोर्ट। किसी को नाम से पहचान मिलती है
तो किसी को पहचान मिलती है अपने रुतबे से। लेकिन गुजरात के तपरवारा गांव पंचायत के सदस्य रमीलाबेन गामित को पहचान मिली उनके काम से। उन्होंने सूरत के तपरवारा गांव को खुले में शौच से मुक्त कराने का काम किया। उन्होंने अपने गांव को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। 9 गांवों को खुले में शौच से मुक्त कराया और 700 से अधिक सैनिटरी यूनिट्स बनाई। उन्होंने गांव के विकास के लिए अनेक स्तर पर कार्य किए, जिसके लिए उन्हें ढेरों पुरस्कार भी मिले हैं। 8 साल पहला शौचालय गांव में थे नहीं, इसलिए सब लोग खुले में शौच क्रिया के लिए जाते थे। और जब मैंने शौचालय बनाना शुरू किया तब गांव के सब लोग, सब महिलाएं, सब बहनों, सबने मैंने सिखाया कि आप शौचालय में शौच क्रिया के लिए जाओ, का हमारा गांव में गंदगी दूर हो और आप बीमार रोगचाला में न पड़े। इसलिए सब लोगों ने मैंने समझाया, सब गांवों में मैंने शौचालय बनाया ने सब लोगों को शौच क्रिया करने के लिए शौचालय में जाना पड़ता है ने सब लोग आज स्वच्छ है, स्वस्थ है ने सब लोगों के लिए मुझे सरकार में से जो पैसे आते हैं 12,000 रुपया, ये 12,000 रुपये के सब लोगों के घर में शौचालय के लिए उपयोग किया। और अभी भी मेरी ये इच्छा है कि लोग शौचालय नहीं बनाए, एक मेरा गांव, एक मेरा तालुका, जिला और गुजरात राज्य, भारत देश स्वच्छ रहे, इसलिए मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। रमीलाबेन गामित गांवों के सामाजिक उत्थान के अलग अलग क्षेत्रों, स्वास्थ्य, शिक्षा, अकुशल विकास, आर्थिक उन्नति जैसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन से प्रभावित होकर इन्होंने गांवों को खुले में शौच से मुक्त करवाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। इनके सामने काम बड़ा था और चुनौतियां ढेरों। इन्होंने पहले खुद शौचालय निर्माण का प्रशिक्षण लिया, फिर लोगों की मानसिकता बदली कि खुले में शौच करने से नुकसान हमारा ही है। पहाड़ी इलाकों में मैदानी इलाकों की अपेक्षा निर्माण का कार्य थोड़ा कठिन होता है, साथ ही ढलान पर काम करने का जोखिम भी होता है। साथ ही साथ रोज रोज सुबह इनकी निगरानी के लिए भी जाना। लेकिन इन्होंने महिलाओं को एक साथ इस काम में इकट्ठा किया और आज 700 से अधिक शौचालयों का निर्माण करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। पहले मेरे गांव में टॉयलेट की सुविधा नहीं थी, अभी रमीला बहन से तरफ से हमको सब सुविधा मिली है। तो टॉयलेट बनाया है, इसमें जाते हैं। आदिवासी समाज में सब गरीब लोग हैं, इसलिए हम लोग ऐसी सुविधा सरकार तरफ से हमको मिली है। इन्होंने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अपना योगदान देते हुए 162 SHG बनाए और उनको बैंकों के साथ जोड़ा, जिससे गांव वालों को सरकारी कार्यक्रमों का सीधा फायदा पहुंचे। इतना ही नहीं, कोविड महामारी के दौरान गांवों में जागरूकता लाने और PPE किट और राशन वितरण जैसे महत्वपूर्ण कामों में अपनी अभूतपूर्व नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। इतना ही नहीं, महिला सुरक्षा की दिशा में सरकार द्वारा बनाए गए हेल्पलाइन 181 की महिलाओं की मजबूत नेटवर्किंग भी बनाई। गांवों के विकास के लिए अपना हर तरह से योगदान दिया। मुझे बहुत तकलीफ आई थी, लोग शौचालय बनाने के लिए ना पड़ रहे थे, तो भी मैंने लोगों के साथ बात करके लोगों ने एक स्वच्छता अभियान चलाई, ये सब लोग समझ सके और शौचालय बनाया। आज आदिवासी समाज में लोग पढ़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, लोग गरीब है इसलिए पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि आज साइंस लेवल सुधी लोग पहुँच नहीं सकते, क्योंकि आदिवासी लोगों पास इतना रुपया नहीं है, इसलिए वो पढ़ना नहीं चाहता। और मेरी ये इच्छा है कि आज सरकार ने बहुत दीकरियों के लिए बहुत काम दिए हैं और सबको ये काम मिले और हमारा ग्रामीण लेवल पर
सब बहन दीकरियों एक रोजगार मिल सके, ये मेरी विनती है। रमीलाबेन गामित आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इनके लिए यह सफर आसान नहीं था, लेकिन कुछ कर गुजरने की चाह और हाशिए पर खड़ी महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए इन्होंने कठोर परिश्रम किया। आज इनका गांव आसपास ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। हाल ही में सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती, हालांकि वो राज्य भी बाकी राज्यों की तुलना में कम नहीं हैं। जैसे कि मणिपुर को आप अलग अलग कारणों की वजह से जानते हैं, लेकिन आज आप मणिपुर को जानने जा रहे हैं वहाँ की एक खास कला की वजह से। कोनसम इबोमचा एक ऐसा नाम है जो मणिपुर के लिए लगातार काम कर रहा है। हालांकि अब जाकर के उनके काम को पहचान मिली है और ये भी देखने वाली बात है कि एक सदी पुरानी कला के बारे में भला कौन सोचता है, लेकिन कोनसम ने न सिर्फ इस कला के बारे में सोचा बल्कि बचाने के लिए वो वहाँ तक गए जहाँ तक सोचना भी नामुमकिन है। चलिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट सीधे मणिपुर से। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का एक खूबसूरत राज्य। यहाँ कण कण में बसती है प्राकृतिक खूबसूरती, लोगों का निश्चल स्वभाव और लोगों का प्रकृति के लिए अटूट प्रेम, जो दिखता है यहाँ की कला, संस्कृति और लोक परंपराओं में। मणिपुर की प्रसिद्ध लैबदिनी गुड़िया इसी प्रकृति प्रेम का प्रतीक है। इस गुड़िया को देखते ही बस आपका भी मन बच्चा हो जाएगा। लाइफ दीबी गुड़िया एक शताब्दी से भी पुरानी परंपरा है। इसकी खासियत है पुराने दिनों में गुड़िया बच्चों और उनके बड़ों द्वारा अपने घर पर बनाई जाती थी। शुरुआत में गुड़िया के चेहरे में कोई विशेषता या पांव नहीं हुआ करते थे। सुविधाओं को दर्शाने के लिए केवल रंगीन धागे की एक रेखा चेहरे पर सील दी जाती थी। समय के साथ घर पर लैबदिनी बनाने की परंपरा में लगातार गिरावट आई है। धीरे धीरे पेशेवर गुड़िया निर्माताओं ने गुड़िया को उचित चेहरे की विशेषताओं, पोशाक और गहनों के साथ खास बना दिया है। मणिपुर के रहने वाले इबोमचा सिंह भी पेशेवर गुड़िया निर्माताओं में से एक हैं, जिन्होंने अपने पिता कोनसम टोना सिंह से शिल्प को अपनाया और आज भी इसे लगातार जारी रखे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो इस कला के इकलौते जानकार हैं। थोड़ा एक्चुअली मेरा दौल में इनोवेटिव है। मणिपुर का पारंपरिक दौल है क्लॉथ दौल, कपड़ा का दौल है, लेकिन मैं बना रही हूँ ये स्कल्पचर टाइप का। आप जानते हैं मेरा पिताजी के टाइम में ये इनोवेटिव कर दिया, क्योंकि बंगाल का स्कल्पचर टाइप है दुर्गा देवी का मूर्ति का। ये स्ट्रक्चर लेके मेरा पिताजी के टाइम में छोटा सा मूर्ति बनाना शुरू किया। और खासियत ये है मेरा दौर में हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है कल्चर का, मैं इसको पहन रही हूँ। सिर्फ राज्य में ही नहीं, देश भर में आयोजित होने वाले प्रदर्शनियों और आयोजन में जा जाकर अपनी इस कला का वो प्रदर्शन करते हैं और लोगों के आकर्षण का केंद्र बनते हैं। कोनसम इबोमचा सिंह को इनके प्रयासों के लिए अब तक बहुत से पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस काम को बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन ये काम करने वाला तो बहुत कम हो रही है। इसलिए इस बार मैं इस काम करने में पद्मश्री अवार्ड मिला और नई पीढ़ियों को मैं सीख के आगे आने के लिए मैं कोशिश करूँगा। और इसके लिए मैं थोड़ा गवर्नमेंट से मदद भी चाहिए, क्योंकि मैं मेरा काम करने के लिए स्पेस नहीं है। एक छोटा सा घर में काम कर रही हूँ अकेले और मेरे पत्नी के साथ। लेकिन अब मैं चाहती हूँ
मेरा थोड़ा स्टूडेंट्स है 10 से 15 तक, लेकिन वो लोग का भी मेन प्रोफेशन है इन लोगों का स्कल्पचर है, लेकिन वो लोग कर रही है डॉल मेकिंग पार्ट टाइम जॉब ऐसा। आधुनिक गुड़िया और उसका कंकाल बनाने के लिए पुआल और तार की आवश्यकता होती है। पुआल को एक साथ बांधने के लिए मजबूत धागे, कंकाल को गोंद से लपेटने के लिए कपड़े की भी आवश्यकता होती है। एक बार ग्लूइंग पूरा हो जाने के बाद गुड़िया को लकड़ी के पेडस्टल के शीर्ष पर रखा जाता है। शरीर की विशेषताओं के लिए मिट्टी और जूट के मिश्रण को शरीर पर लगाया जाता है। इसके बाद शरीर और चेहरे को एनेमल पेंट से रंगा जाता है और गुड़िया को वेशभूषा और आभूषण पहनाए जाते हैं। लैबदिनी गुड़िया बनाने के लिए वर्तमान में एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता है। संभव है ये कला कल अतीत का हिस्सा बन जाए। 10 इंच की गुड़िया 1000 रुपए से शुरू होती है। इबोमचा एक महीने में लगभग 30 गुड़िया बना सकते हैं। यही उनकी आजीविका का जरिया है। डॉल मेकिंग मेरा मणिपुर का पारंपरिक आर्ट फॉर्म है। मैं बहुत सालों से बहुत छोटा से मैं अभी तक ये काम मैं कर रही हूँ और ये मेरे फैमिली के लिए एक ही रास्ता है इनकम के लिए। भारत सरकार ने साल 2020 में कला के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए कोनसम इबोमचा सिंह को पद्मश्री प्रदान किया। कोनसम इबोमचा के हुनर को अगर वहाँ की सरकार नहीं पहचानती तो शायद कभी भी इतने बड़े पुरस्कार को पाने के लिए वो राष्ट्रपति भवन तक चलकर नहीं आ पाते और ना ही आप और हम उनके बारे में आज बात करते। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बदलाव की तरफ अपना एक कदम बढ़ा चुके हैं। ज़रूरत है उनके हौसले को, उनके हिम्मत को और बढ़ाने की। आज के लिए बदलाव के नायक में इतना ही। आगे भी आप देखते रहें संसद टीवी। नमस्कार।